अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है इन्वेंट्री फाइनेंसिंग से रिलेटेड। इससे पहले हमने पढ़ा था कि डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं एक बिज़नेस के पास, जिसके ज़रिए वो अपने डे टू डे ऑपरेशंस को चला रहे होते हैं। तो इन्वेंट्री भी इसी तरह एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है, जिसको प्लेस करवा के उसके ज़रिए लोन वगैरह ले सकते हैं या किसी से उधार ले सकते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाए तो इन्वेंट्री फाइनेंसिंग क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म borrowing option that business owners use to purchase inventory. Typically, inventory you buy or any existing inventory the business has serves as a collateral for loan. If you end up in default, those assets would be turned over to the lender in lieu of payment. तो इससे आपको नज़र आ रहा है कि आप यहाँ पर एक तरह से एज ए सिक्योरिटी अपनी इन्वेंट्री रखवा रहे हैं कि इन केस अगर आप डिफ़ॉल्ट कर गए तो आपके जो भी एसेट्स होंगे इन द शेप ऑफ इन्वेंट्री, वो आप जिससे भी आपने लोन लिया हुआ या उधार पे कुछ लिया हुआ उसको वापस मिल जाएगा उसको सेल करके। तो अगर लेंडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मे बी इन्वेंट्री फाइनेंसिंग इज अ टाइप ऑफ अनसिक्योर्ड लोन बिकॉज इफ द बिजनेस कांट सेल इट्स इन्वेंट्री द बैंक मे नॉट बी एबल टू इधर। मतलब लेंडर जो है उसके लिए भी ये एक तरह से अनसिक्योर्ड टाइप ऑफ लोन प्रोवाइडिंग है, क्योंकि अगर इन केस जिसकी वो इन्वेंट्री है वो सेल नहीं कर सकता तो फिर उसके लिए भी मुश्किल होगा जो लेंडर है जिसने उधार दिया हुआ है। When you apply for inventory financing, a lender or bank will extend you a loan or line of credit and use this inventory you are buying to collateralize the loan. Most commonly, inventory financing function like a line of credit, but depending on the lender, it can be more like term loan. Retailer, wholesaler, seasonal business and dealerships are the most common type of businesses that use inventory financing. ये कुछ एग्जांपल्स बताए हुए हैं कि ये लोग जो है इन्वेंट्री फाइनेंसिंग को यूज़ करते हैं। तो इस पूरे टॉपिक का जो थीम है या क्रक्स जिसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास जो भी इन्वेंट्री है, आगे उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, आपके पास जो भी इन्वेंट्री आप उसको क्या करते हैं एज अ सिक्योरिटी रखवाते हैं। पड़ी तो आपके पास ही होती है लेकिन एक तरह से एज अ सिक्योरिटी होती है। आप जिससे भी लोन या उधार पे कोई चीज़ ले रहे हैं आप उसको लिख के दे रहे हैं कि इन केस अगर मैं डिफ़ॉल्ट कर गया तो मेरी जो भी इन्वेंट्री पड़ी हुई है वो आपकी होगी, उसकी जितनी भी वैल्यू बनती है उस वक्त के हिसाब से। अब आगे अगर हम जाते हैं इसके करेक्टरिस्टिक पे, तो इन्वेंट्री का जो लफ्ज़ है अमेरिकन इंग्लिश में इसको इन्वेंट्री बोलते हैं, वेयर इज़ इन ब्रिटिश इंग्लिश इसको स्टॉक कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा गुड या मटेरियल है जो बिज़नेस होल्ड करता है और जिसका अल्टीमेट पर्पस क्या होता है कि हमने इसको रीसेल करना है, या इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कोई भी ऐसा मटेरियल, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई शख्स जूतों का कारोबार करता है तो उसके लिए जो शूज़ है या जूते हैं उसके लिए क्या होंगे, इन्वेंट्री होगी उसकी, क्योंकि उसका जो मेन पर्पस है वो क्या है कि मैंने इसको रीसेल करना है, वो परचेज़ करके या बनाकर ख़ुद बना के रीसेल करना उसका मकसद है। लेकिन अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं कि एक बंदा है जिसका बिज़नेस है शूज़ का, लेकिन उसके पास कोई टेबल या फर्नीचर या कोई और ऐसी चीज़ कंप्यूटर वगैरह पड़ा हुआ था, उसने उसको रीसेल करना है, तो वो उसके लिए वो इन्वेंट्री नहीं होगी, ठीक है ना। और नहीं हम उसको हम इनडायरेक्ट सेल में तो ले सकते हैं लेकिन डायरेक्ट रेवेन्यू कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लेकर जा सकते हो, उसको सेल करने से जो भी हमारे पास रेवेन्यू आता है। तो इन शॉर्ट कोई भी ऐसा गुड ऐसी मटेरियल जिसका अल्टीमेट पर्पस बिज़नेस का क्या होता है कि हमने इसको रीसेल करना है, उसको हम क्या कह सकते हैं, इन्वेंट्री कह सकते हैं। ये क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ करंट एसेट। इससे पहले हम जब एसेट्स की बात की थी तो हमने कहा था कि कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको फ्यूचर में फ़ायदा मिले उसको हम एसेट कहते हैं। तो इन्वेंट्री जो है यहाँ पे चूँकि हम उसको फ्यूचर में बेचेंगे तो उससे हमें फ्यूचर में फ़ायदा होगा, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, करंट एसेट्स कह सकते हैं, क्योंकि हमने इसको बेचने से विद इन 1 ईयर फ़ायदा उठाना है। मतलब कोई भी ऐसा एसेट जिसका फ़ायदा आपको फ्यूचर में विद इन 1 ईयर मिल जाए, अगर 1 साल से ज़्यादा उस पर लग रहा हो तो वो नॉन करंट एसेट्स में आ जाता है। अब नीचे हम जाते हैं ज़रा इसके एडवांटेजेस की, इन्वेंट्री फाइनेंसिंग के एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है।
अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि इससे आपका सेल बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके पास जब भी शॉर्टेज ऑफ फंड नहीं होगा तो इसका मतलब आपके पास इन्वेंट्री ज़्यादा होगी। आप अगर कोई बड़ा भी ऑर्डर आपके पास आ गया तो आप इजीली उसको फुलफ़िल कर सकेंगे। तो इन्वेंट्री फाइनेंसिंग से आपकी सेल बढ़ जाएगी। तो दूसरा इसका एडवांटेज है कि आप इन्वेंट्री एक्युमुलेट कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल एक सीज़न होता है, उसके लिए आपको इन्वेंट्री चाहिए होती है, लेकिन जब वो सीज़न नहीं होगा तो आप एक्युमुलेट करते जाएंगे और जब सीज़न आएगा तो चूँकि उस वक्त उसकी डिमांड बढ़ जाएगी तो आप सारे आपको प्रेफर करेंगे, क्योंकि आपके पास शॉर्टेज नहीं होगी इन्वेंट्री की। तो ये भी इसका एक एडवांटेज है। जो दूसरा है, बुल्क डिस्काउंट के लिए भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर इन केस आप ज़्यादा इन्वेंट्री परचेज़ करते हैं तो आपको जो भी लेंडर होगा या जो भी आपका क्रेडिटर होगा वो आपको आराम से ज़्यादा डिस्काउंट भी दे सकेगा अगर आप ज़्यादा इन्वेंट्री उससे परचेज़ करेंगे। दूसरा है, कैन बी गुड फिट फॉर बिजनेस दैट हैव बीन रिजेक्टेड फॉर ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग। मतलब कोई ऐसा बिजनेस जिसको बाकी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल ना तो शेयर्स वगैरह बेच रहे हैं, ना डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, ना बॉन्ड वगैरह, ना बैंक से उसको लोन मिल रहा है। तो ऐसे बिजनेसेस के लिए ये वाला जो सोर्स है यानी इन्वेंट्री फाइनेंसिंग का जो सोर्स है वो ज़्यादा सूटेबल है उनके लिए। इसके बाद हम ज़रा इसके डिसएडवांटेजेस की जब हम बात करेंगे इन्वेंट्री फाइनेंसिंग में, तो पहला जो इसका डिसएडवांटेज है, जो मेजर डिसएडवांटेज है कि इसमें आपको समटाइम्स डिफ़िकल्टीज़ होती हैं ऐसी, क्योंकि पहले जब हमने बात की थी कि अगर इन केस आप डिफ़ॉल्ट कर गया, जब आप ख़ुद वो चीज़ नहीं बेच सकते तो जिसने आपको लोन दिया हो या जिसने आपको उधार पे कोई चीज़ दी हो तो वो कैसे बेच सकेगा। तो ये एक मेजर इशू है इसके लिए। जो दूसरा मेजर प्रॉब्लम है इसके साथ कि इस पे आपको इंटरेस्ट रेट भी बहुत हाई देना पड़ता है, क्योंकि एक तो अनसिक्योर्ड टाइप ऑफ लोन है ना, तो अनसिक्योर्ड लोन की वजह से आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना पड़ता है और एक्सपेंसिव इसका मतलब हो जाता है। और आपकी जो ऑन गोइंग इंस्पेक्शन एंड अप्रेजल है वो भी हो सकती है आपके लिए। वो भी कोई आ सकता है आपकी इन्वेंट्री चेक करने के लिए। ये तो नहीं है कि मुझे सपोज़ अगर मैं उनको कहता हूँ कि मैं ये इन्वेंट्री आपको एज अ सिक्योरिटी दूंगा, अगर इन केस मैं डिफ़ॉल्ट कर गया तो इंस्पेक्शन वगैरह के लिए भी वो लोग आ सकते हैं चेक करने के ये इन्वेंट्री ठीक भी है या नहीं है। तो ये इश्यूज़ भी इसमें हो सकते हैं। अब आगे हम जब थोड़ी सी बात करते हैं कि फ़्लोटिंग लियन क्या होता है। फ़्लोटिंग लियन जो है इसको हम फ़्लोटिंग चार्जेस भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन की जब हम बात करते हैं कि फ़्लोटिंग चार्जेस क्या होते हैं, इट इज़ अ सिक्योरिटी इंटरेस्ट और लियन ओवर अ ग्रुप ऑफ नॉन कांस्टेंट एसेट। The assets may change in quantity and value. Companies will use floating charges as a mean of securing a loan. Typically, a loan might be secured by fixed assets such as property or equipment, but with the floating charges, the underlying assets are usually current assets or short-term assets that can change in value. मतलब आप ऐसे एसेट्स को एज अ सिक्योरिटी रखवा रहे हैं जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, जिसकी क्वांटिटी चेंज हो सकती है। मतलब फ्लोटिंग लफ्ज़ से इस ज़ाहिर है कि ऐसी करंट एसेट्स जिनको आपने एज अ सिक्योरिटी रखवाया है जिनकी वैल्यू में ऊपर नीचे हो सकता है, इस वजह से इसको फ्लोटिंग चार्जेस कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, मतलब ये जो है ना, इट इज़ अ टाइप ऑफ सिक्योरिंग अ लोन। इसके ज़रिए आप क्या करते हैं, आपको लोन मिल सकता है आराम से। इट इज़ अ वे फॉर अ कंपनी टू ऑब्टेन अ लोन यूजिंग अ सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन अ जनरल सेट ऑफ एसेट्स। मतलब आप कोई सेट ऑफ एसेट, क्लास ऑफ एसेट्स आप उनके पास एज अ सिक्योरिटी रखवा लेते हैं और उसके ज़रिए आपको लोन मिल जाता है। लेकिन अब जिस बंदे ने आपको लोन दिया हुआ है और जिन एसेट्स के अगेंस्ट, मतलब जिन एसेट्स को आपने सिक्योर करवा के वो लोन दिया है, तो उनकी वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि करंट एसेट्स है तो उसकी वैल्यू ऊपर नीचे आ सकती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, व्हाट इज़ अ ट्रस्ट रिसीट। ट्रस्ट रिसीट इज़ अ नोटिस ऑफ अ रिलीज ऑफ मर्चेंडाइज टू अ बायर फ्रॉम अ बैंक विद द बैंक रिटेनिंग द ओनरशिप टाइटल ऑफ द रिलीज्ड एसेट। मतलब ये एक नोटिस होता है
मर्चेंडाइज का, कि अब ये मर्चेंडाइज आपको रिलीज़ कर दिए गए हैं। अब कौन इशू करता है? बैंक। किसको इशू करता है? एक बायर को। अब उसमें बैंक क्या कहता है? बैंक उसमें कहता है कि इसकी ओनरशिप और टाइटल जो है वो हमारे पास ही रहेगी, अलबत्ता उसकी पोजेशन जो है बायर के पास चली जाती है। अब इसमें क्या होता है? इन एन अरेंजमेंट इन्वॉल्विंग अ ट्रस्ट रिसीट द बैंक रिमेन्स द ओनर ऑफ द मर्चेंडाइज बट द बायर इज अलाउड टू होल्ड द मर्चेंडाइज इन ट्रस्ट फॉर द बैंक फॉर मैन्युफैक्चरिंग और सेल पर्पसेस। तो इन शॉर्ट, ट्रस्ट रिसीट जो एक टाइप ऑफ नोटिस होता है जो बैंक इशू करता है एक बायर को, इसमें वो स्ट्रेट अवे कह देता है कि आपके पास इसकी पोजेशन है इस मर्चेंडाइज की, लेकिन असल ओनरशिप और टाइटल जो है हमारे पास ही है जब तक इसकी पेमेंट पूरी ना हो जाए। नेक्स्ट है हाउ द ट्रस्ट रिसीट वर्क। अब इसकी हम वर्किंग की ज़रा बात करते हैं। इट इज़ अ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट अटेंडेड बाय बैंक and a business who has received delivery of goods but cannot pay for the purchase until after the inventory is sold। मतलब एक बायर है, उसने इन्वेंट्री परचेज कर ली बैंक से। किस पर्पस के लिए परचेज की है? ताकि मैं उसको रीसेल करूँगा। अब बैंक टाइप ऑफ अरेंजमेंट है ना, फाइनेंशियल अरेंजमेंट है। तो बैंक उसको ये नोटिस इशू करेगा कि इसकी असल ओनरशिप जो है वो हमारे पास होगी, बैंक के पास होगी, बेशक उसकी पोजेशन आपके पास है, क्योंकि उस बायर ने जिसने उसको ख़रीदा है सेल करने के लिए, उसकी अभी तक पूरी पेमेंट भी नहीं की। पेमेंट तो ज़ाहिर है वो तब करेगा जब उसके पास पैसे आएंगे। पैसे तब आएंगे जब वो मर्चेंडाइज जो उसने बैंक से लिया है उसको सेल कर दे तब। आगे क्या कहता है? These goods may either be purchased locally or imported from other companies. When these companies receive the merchandise, they are also billed by the seller or exporter for goods purchased. In the event that the firm does not have the required cash or and it may obtain financing from bank via trust receipt। मतलब ये उस केस में ये यूज़ होता है जब आपके पास फाइनेंस की कमी होती है, आप उन गुड्स की पूरी कीमत नहीं दे पा रहे होते, तो इस वजह से आप फिर ये ट्रस्ट रिसीट के ज़रिए आप एक सोर्स ऑफ फाइनेंस अपने लिए ढूंढते हैं। द ट्रस्ट रिसीट सर्व्स एज अ प्रोमिसरी नोट टू द बैंक। एक तरह से प्रोमिसरी नोट होता है जिसमें जो बायर है, यानी उन गुड्स का जो होल्डर होगा, जो जिसके पास उसकी पोजेशन होगी, वो प्रॉमिस करता है बैंक के साथ दैट द लोन विल बी रिपेड अपॉन सेल ऑफ द गुड्स, कि जैसे ही उन गुड्स की सेल हो जाएगी तो आपका जो भी लोन बनेगा वो आपको रिपे कर दिया जाएगा। द बैंक पेज द एक्सपोर्टर ऑन इट्स एंड और इशू द सेलर अ लेटर और क्रेडिट गारंटी पेमेंट फॉर मर्चेंडाइज। अब ज़ाहिर है अगर इन केस ऑफ एक्सपोर्ट बायर से कोई चीज़ आई है तो उस केस में बैंक जो है ये काम कर रहा होता है। The lender however retains the title to the merchandise as a security। ठीक है ना, जो लेंडर होता है जिसने वो लोन दिया होता है उसका टाइटल उसी के पास रहता है सिक्योरिटी के तौर पे। मतलब गुड्स की जो ओनरशिप है वो बैंक के पास ही इस केस में रहेगी। और जो बोरोवर होगा इज़ रिक्वायर्ड टू कीप द गुड्स सेपरेट फ्रॉम इट्स अदर इन्वेंट्री एंड इन इफेक्ट्स होल्ड एंड सेल गुड्स एज अ ट्रस्टी फॉर द बैंक। मतलब यहाँ पे जो बायर होता है या जो बोरोवर होगा वो एक तरह से बैंक का ट्रस्टी के तौर पे काम कर रहा होता है, और उन गुड्स को जो उसने बैंक से लिए थे तो वो अलग रखेगा अपने बाकी गुड्स से, और जैसे ही उसको सेल कर देगा तो उसी वक्त वो बैंक को पेमेंट कर देगा। Although the bank has a security interest in the goods under the standard terms of trust receipt, the customer takes possession of the goods and may do whatever he wants to do with it, as long as he does not violate the terms of contract. If he decides to terminate the bank security interest and tie it to the inventory, he may tender the amount advanced, giving ownership of the goods। मतलब यह सिंपल है। ये अभी तक जितने भी हमने पढ़ा है ट्रस्ट रिसीट का, इसमें जो क्रक्स ऑफ द पूरे टॉपिक का जो क्रक्स है इसमें सिंपल ये है कि ये भी एक टाइप ऑफ अरेंजमेंट है जिसके ज़रिए एक बोरोवर बैंक के साथ एक एग्रीमेंट करता है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, और बैंक उसको एक नोटिस इशू करता है जिसको हम ट्रस्ट रिसीट बोलते हैं कि इन केस अगर आप डिफ़ॉल्ट कर गए तो आपकी इन्वेंट्री, क्योंकि ओनरशिप जो है इसमें, ओनरशिप ऑफ द गुड्स जो है, टाइटल ऑफ द गुड्स जो है वो बैंक के पास है।
सिर्फ पोजेशन उसने बारोवर को दी है ताकि उसको सेल करके बैंक को उसकी पेमेंट कर दे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वेयर हाउसिंग का है। वेयर हाउसिंग क्या होते हैं? इज़ द स्टोरिंग ऑफ गुड्स और प्रॉपर्टी ऑफ अदर फॉर कंपेंसेशन। इट में बी कंडक्टेड बाई अ पब्लिक। अब इसके डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं कि आप वेयर हाउस, जैसे नाम हमने सुना है वेयर हाउस, तो इसमें हम गुड्स जो है स्टोर करते हैं। दूसरी कंपनीज का गुड्स होता है या अपनी कंपनी का भी हो सकता है, उसके बदले में हम चार्जेस लेते हैं उनसे, गोदाम जिसको हम कह सकते हैं। इसके डिफरेंट टाइप्स, पब्लिक वेयर हाउस, प्राइवेट और स्टेट ऑपरेटेड और कोऑपरेटिव वेयर हाउस। पब्लिक जो प्राइवेट वेयर हाउस है, पहले हम उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। प्राइवेट वेयर हाउस इज ऑपरेटेड अंडर द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द फर्म ओविंग द स्टोर्ड गुड्स। मतलब इसमें जो कंट्रोल होता है, जिनकी गुड्स होती है उनका होता है। प्राइवेट वेयर हाउस इज ऑपरेटेड under the direct or indirect control of the firm owning the stored goods. The primary business of the controlling company is not warehousing, but usually manufacturing, etc. The warehouse may be operated as part of its general business or through dummy warehouse of corporation. In either case, there are close relation between warehouse and the owner of the stored goods. Therefore, it may be difficult to prove the bailment exists. मतलब सिंपल चीज़ ये है कि इसमें मोस्टली यही होता है कि जिसके गुड्स होते हैं ना, जिसने उस वेयर हाउस में रखे होते हैं, वो वेयर हाउस भी उसी का होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब आप इसमें ये नहीं कह सकते कि ये वेयर हाउस किसका है। इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम वेयर हाउस उसी बंदे का होता है जिसके वो गुड्स होते हैं। लेकिन पब्लिक वेयर हाउस में क्या होता है? पब्लिक वेयर हाउस इज ऑपरेटेड बाई अ वेयर हाउस मैन who has no ownership interest in the stored goods and he provides only services। मतलब किसी और के गुड्स आ गए, पब्लिक मतलब जनरल पब्लिक के लिए उसने गोदाम खोला हुआ है, कोई भी आके उसमें गुड्स रखवा सकता है, उसके बदले में उसको पेमेंट मिल जाएगी। लेकिन जो प्राइवेट वेयर हाउस होता है उसकी उस जो ओनर ऑफ द गुड्स हैं, यानी जिसने वो गुड्स रखवाए हैं, उन्हीं का यूजुअली होता है। मतलब उसने अपने प्राइवेट पर्पज़ के लिए गोदाम टाइप बनाया होता है। तो पब्लिक वेयर हाउस जो है वो सबके लिए होता है। जो ओनर ऑफ द गुड्स है वो कम्प्लीटली सेपरेट होता है जो ओनर ऑफ द वेयर हाउस होता है उससे। अब पब्लिक वेयर हाउसिंग की अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो पहला जो टाइप है टर्मिनल वेयर हाउस। इट इज़ वन ऑफ दैट इज सेपरेट फ्रॉम द फिजिकल प्लांट ऑफ द फर्म और फर्म्स ओविंग द गुड्स such that deposit or stored in the warehouse. It is usually a large storage area serving is a number of different business and is at a separate location owned and operated by an independent warehouse company. जो टर्मिनल वेयर हाउस होता है ये कम्प्लीटली मतलब एक शख्स है, वो एक यहाँ पे अगर गुड्स बना रहे हैं तो जो वेयर हाउस होगा उसका वो उस बिल्डिंग से कम्प्लीटली सेपरेट होगा। जो फिज़िकल प्लाट ऑफ द फर्म और फर्म्स ओविंग द गुड्स है, एक से ज़्यादा फर्म्स भी हो सकती है जो एक ही गुड्स बना रहे होते हैं। मतलब जिसने उस वेयर हाउस में गुड्स डिपॉजिट करने हैं, इसलिए उसके लिए डिपॉजिटर का वर्ड इस्तेमाल किया है। वो बिल्कुल सेपरेट होता है। जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है ना जहाँ पे गुड्स बनते हैं, उससे वो वेयर हाउस कंप्लीट। फॉर एग्जांपल अगर एक वेयर हाउस यहाँ पर है तो दूसरा सपोज यहाँ से 30-40 किलोमीटर वेयर हाउस दूर होगा। अगर यहाँ पे वो गुड्स बना रहा है तो उस जहाँ पे गुड्स बन रहे होते हैं वहाँ से वो वेयर हाउस जो है 30-40 किलोमीटर दूर होगा। अब आगे उसकी बात करते हैं। इट इज़ यूजुअली अ लार्ज स्टोरेज एरिया सर्विंग एज अ नंबर ऑफ डिफरेंट बिजनेस एंड इज़ अ सेपरेट लोकेशन ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिपेंडेंट वेयर हाउस कंपनी। Since a terminal warehouse is geographically removed from the depositor place of business, it is often not very convenient for him to deposit and withdraw inventory as needed. A terminal warehouse is used by business that require additional storage capacity. When a company wants to obtain financing collateralized by goods in a warehouse, it usually set up a field warehouse. तो ठीक है ना, जो टर्मिनल वेयरहाउस है वो बहुत दूर होता है उनसे, क्योंकि उनको स्पेस ज़्यादा चाहिए होती है। अब उसी बिल्डिंग के साथ हो सकता है उनको स्पेस ना मिल रही हो इतनी ज़्यादा, तो इसलिए वो जियोग्राफिकली जहाँ पे गुड्स बनते हैं वहाँ से वो काफ़ी दूर होता है।
जो सेकंड टाइप है पब्लिक वेयर हाउस का, फील्ड वेयर हाउस, मतलब ये क्या है, इट इज़ वन नियरर टू द प्रेमिस ऑफ फर्म डिपॉजिटिंग द गुड्स। जिस फर्म ने वो गुड्स जमा करवाने हैं ना पब्लिक वेयर हाउस में, वो सिंपल ये है कि टर्मिनल वेयर हाउस जहाँ पे गुड्स बनते हैं वहाँ से बहुत दूर होता है। पब्लिक वेयर हाउस है ना चूँकि, तो पब्लिक वेयर हाउस का आपको पता है कि सारे पब्लिक के लिए वो वेयर हाउस होता है। जो डिपॉजिटर ऑफ द गुड्स है और जो ओनर ऑफ द वेयर हाउस है वो दोनों डिफरेंट होते हैं इस केस में, पब्लिक के केस में। अब जो फील्ड वेयर हाउस है वो यूजुअली बहुत करीब होता है, मतलब 1-2 किलोमीटर की रेंज में होगा, या ये भी हो सकता है उसी वेयर हाउस, उसी जहाँ पे वो गुड्स बन रहे होते हैं उसके करीब भी हो बिल्कुल। मतलब जो डिपॉजिटिंग द गुड्स होंगे ना, जो फर्म जिस फर्म ने गुड्स डिपॉजिट करने होंगे वो उसके बहुत करीब होता है। सच दैट द गुड्स रिमेन इन द फील्ड वेयर हाउस यूजुअली अ सेग्रीगेटेड पार्ट ऑफ द फर्म्स ओन वेयर हाउस और इज ए storage area. All the field warehouse may be used for protection and control of the commodities. Its primary function is to borrow against them and still have the goods close at hand. Field warehouse arrangement is established primarily as a tool to facilitate secured financing. ठीक है ना। तो इससे क्या नज़र आ रहा है आपको, जो फील्ड वेयर हाउस होता है इट इज़, क्यों हम इसको इस्टेब्लिश करते हैं, ताकि हम सिक्योर्ड लोन ले सकें इसके अगेंस्ट में। टर्मिनल वेयर हाउस रिसीट क्या होता है, ये दो वेयर हाउस रिसीट्स होते हैं, फील्ड वेयर हाउस और टर्मिनल वेयर हाउस। अ रिसीट फॉर डिपॉजिट ऑफ गुड्स इन अ पब्लिक वेयर हाउस दैट अ लेंडर होल्ड्स इज अ कोलेटरल फॉर अ लोन। जो टर्मिनल वेयर हाउस रिसीट होता है इट इज़ अ टाइप ऑफ रिसीट फॉर द डिपॉजिट्स ऑफ गुड्स इन अ पब्लिक वेयर हाउस दैट अ लेंडर होल्ड्स इज अ कोलेटरल फॉर अ लोन। ठीक है, इससे आपको समझ आ गया होगा। जो टर्मिनल वेयर हाउस होता है एक तरह से रसीद होती है, जो भी गुड्स आपने डिपॉजिट करवाए हैं ना उस वेयर हाउस में, तो उसके अगेंस्ट में आपको एक रसीद मिल जाएगी, जिसमें क्या होता है, जो लेंडर होता है ना उसके पास ये एक तरह से सिक्योरिटी होता है, क्योंकि उसने आपको जगह दी होती है, तो उसके पास ये एक तरह से रिसीट होता है लेंडर के पास, जिसने आपको लोन दिया होता है या कोई और फाइनेंस का वो दिया होता है, क्योंकि वो गुड्स उसके पास, जब आपने गुड्स जमा करवाए ना वहाँ पे, तो आप वही रसीद जितने गुड्स आपने जमा करवाए हैं वो लेंडर को दे देंगे कि मेरे इतने गुड्स इस वेयर हाउस में पड़े हुए हैं, जब आप एज अ सिक्योरिटी उन गुड्स को रखवा रहे होते हैं कहीं पे। टर्मिनल वेयर हाउस में अगर आपने रखवाए हैं तो उसकी रसीद जो भी होगी वो लेंडर को आप दे देंगे और उसको कहेंगे कि ये मेरे इतने गुड्स इस गोदाम में पड़े हुए हैं और ये आपके होंगे इन केस अगर मैं डिफ़ॉल्ट कर गया, क्योंकि पीछे हमने पढ़ा इन्वेंट्री फाइनेंसिंग। तो गोदाम में भी अगर आपके गुड्स पड़े हुए हैं तो आप उनको भी एज अ कोलेट्रल इस्तेमाल कर सकते हैं लोन वगैरह लेने के लिए। अगर यही रसीद आपको अ रिसीट फॉर गुड्स सेग्रीगेटेड एंड स्टोर्ड ऑन द बोरोवर्स प्रेमिसेस बट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिपेंडेंट वेयरहाउस दैट अ लेंडर होल्ड्स एज अ कोलेट्रल फॉर अ लोन। मतलब ये दोनों रसीद, चाहे वो टर्मिनल वेयर हाउस में आपने रखवाए या फील्ड वेयर हाउस में आपने रखवाए हो, दोनों केसेस में आपको क्या होगा, ये रसीद आप जब भी लेंडर को देंगे तो ये उनके पास एज अ सिक्योरिटी होगा। इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो बेशक आप पूछ सकते हैं, मेरे मोबाइल नंबर पे आप कॉल वगैरह करके आप इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चनिंग हो इन्वेंट्री फाइनेंसिंग से, तो आप बेशक पूछ सकते हैं। थैंक यू।